तो स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रीलिम टेस्ट सीरीज, जो दोस्तों दृष्टि आईएएस के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज में लगभग 150 प्रश्न हैं। इनको हम अच्छे से देखेंगे और हर प्रश्न को आप देखते चलेंगे। आपको पूरा टेस्ट देना है और आपको ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं और कितने गलत हैं। इस टेस्ट सीरीज में लगभग 150 प्रश्न हैं और 150 को हम एक बार में पूरा करेंगे। ये फुल टेस्ट रहेगा। और ये दोस्तों इससे पहले मैं 2301 और 2304 यानी कि 2301 और 2304 टेस्ट सीरीज दृष्टि आईएएस की पूरी करा चुका हूँ। और उसके साथ साथ मैं जीएस वर्ल्ड की भी टेस्ट सीरीज करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो आप जाकर देख सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप जब टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उसके साथ साथ वहाँ पर आपको घटना चक्र है और दृष्टि आईएएस, देह आईएएस और जीएस वर्ल्ड, इनकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज का ये हमारा पहला प्रश्न है, बुर्ज होम से संबंधित है। इन्हें थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आप पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाएंगे तो पीडीएफ आपको वहाँ जाकर मिल जाएगी। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, बुर्ज होम एक ऐतिहासिक स्थल है। बुर्ज होम के बारे में पूछा हुआ है। तो दोस्तों आप सभी को पता है बुर्ज होम ये जम्मू कश्मीर में कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। और ये नवपाषाणकालीन स्थल है, नवपाषाणकालीन स्थल है। और ये गर्तावास के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गर्तावास के लिए प्रसिद्ध है। याद रहेगा, गर्तावास के लिए प्रसिद्ध है। बुर्ज होम नवपाषाणकालीन स्थल है और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, राजवंश दे रखे हैं और एक तरफ दे रखे हैं संस्थापक, और इनको हमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं राजवंश और संस्थापक। पहला है राष्ट्रकूट। तो दोस्तों राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दंतिदुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिदुर्ग ने की थी। पाल वंश की स्थापना आप सभी को पता है गोपाल ने की थी। पाल वंश गोपाल ने। और ये दोस्तों चोल वंश है, इसकी स्थापना, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विजयालय ने। चोल की स्थापना विजयालय ने। और चौहान की स्थापना वासुदेव ने। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। तो दोस्तों ये इनके मिलान हो गए। देख लेते हैं कौन कौन से हमारे सही होंगे। 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में वृहद ऋण मेले का आयोजन किया है? पूछा गया है वृहद ऋण मेले का आयोजन। तो दोस्तों ये किया है वृहद ऋण मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। ये 30 जून 2022 को किया गया है। 30 जून 2022 को इसका आयोजन किया गया था। 30 जून 2022 को आयोजन किया गया है। और दोस्तों ये 75 जिलों में आयोजित किया गया है। कितने जिलों में? 75 जिलों में। लगभग 16,000 करोड़ रुपए इसमें ऋण वितरण किया जाएगा। 16,000 करोड़ रुपए इसमें ऋण वितरण किया जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश की मेला है, उत्तर प्रदेश का मेला है। और ये 30 जून 2022 को आयोजित किया गया है पूरे 75 जिलों में। चौथा प्रश्न हमारा 4 नंबर का, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों भारत की रैंक है इसमें 87वीं। ऑप्शन सी राइट होगा, 87वीं रैंक है। जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स है, जो सूचकांक है, उसमें 87वीं रैंक भारत की है। अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि फर्स्ट नंबर पर किसने रैंक किया है, तो इसमें फर्स्ट पर है जापान, जापान है, सिंगापुर है, और दोस्तों सिंगापुर और साउथ कोरिया, सिंगापुर और साउथ कोरिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ये इस पर फर्स्ट रैंक पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित डच स्थापित कारखानों पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि डचों ने जो अपने कारखाने स्थापित किए उनके बारे में पूछ लिया गया और उन्हें क्या करना है, हमें इनको कालक्रम में लगाना है, कालक्रम में लगाना है। तो दोस्तों आप बात करें, सबसे पहले इसमें जो स्थापना हुई थी वो हुई थी मसूलीपत्तनम में। कब हुई थी? 1605 में। मसूलीपत्तनम में 1605 में हुई थी। जो मसूलीपत्तनम है उसमें 1605 में हुई थी दोस्तों। उसके बाद है जो दोस्तों बिमलीपट्टनम है, बिमलीपट्टनम की स्थापना 1641 में हुई थी। बिमलीपट्टनम की स्थापना 1641 में हुई थी। और दोस्तों कराईकल है, कराईकल की स्थापना 1645 में हुई थी। कराईकल की स्थापना 1645 में। और दोस्तों चिंसुरा है, चिंसुरा, इसकी स्थापना 1613 में हुई थी, 1613 में। तो दोस्तों इनका अब क्रम देख लेते हैं। इसका क्रम क्या होने वाला है?
तो दोस्तों इसका क्रम होगा, पहले नंबर पे हमारा मसूलीपट्टनम, उसके बाद भीमिलीपट्टनम, फिर कराईकल, फिर चिंचुरा, यानी कि 2134 2134 2134 ऑप्शन किस में दे रखा है? तो ऑप्शन ये दे रहा है, ए ऑप्शन दे रखा है 2134 ऑप्शन ए में दे रखा है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें याद रहेगा, भीमिलीपट्टनम 1641, मसूलीपट्टनम 1605 और जो चिंचुरा है वो 1645 और सॉरी जो कराईकल 1645, चिंचुरा 1613 में ये इनकी स्थापना हो गई। डेट याद रहेंगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है। 2 कथन दे रखे हैं और पूछा हुआ है आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमें बताना है। तो देख लेते हैं दोनों कथनों को, कौन कौन से इसमें कथन हमारे सही है, कौन सा गलत है। पहला है हमारा इसमें, बम्बई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था। दोस्तों एकदम राइट है, हमारा पहला कथन इसमें राइट है। क्यों राइट है? जो बम्बई डेक्कन है उसमें पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में ही किया गया था, इसलिए राइट है। दूसरा है, वर्ष 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों याद रखना, जो कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1857 में। याद रहेगा, 1857 में हुई, ना कि 59 में, 1857 में। याद रहेगा 1857 में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई, इसलिए हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए केवल एक सही है, सही उत्तर बताना था। याद रखना, कपास आपूर्ति संघ की स्थापना 1857 में की गई थी और जो बम्बई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त है वो 1820 के दशक में किया गया था, ये भी राइट है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में किस तिथि को उत्तर प्रदेश द्वारा संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया है? यानी कि जो दस्तक अभियान है, संचारी रोग नियंत्रण का दस्तक अभियान है, उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो उसकी शुरुआत की गई है 1 जुलाई 2022 को। 1 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परिमाण संबंधित है। जो परिमाण है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना, ये परिमाण है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित है परिवहन। नेक्स्ट प्रश्न है, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। दोस्तों इसमें पूछा हुआ है जो दार्शनिक है, दार्शनिक से संबंधित जो बौद्ध ग्रंथ है उसका क्या नाम है? तो वो था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो है वो दार्शनिक विषयों से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं शासक और दूसरी तरफ दे रखे हैं साम्राज्य, यानी कि कौन सा शासक कौन से साम्राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों इनके मिलान कर लेते हैं हम। ये शासक है और ये साम्राज्य है। पहला है हमारा देवपाल। देवपाल ये दोस्तों कहाँ का है? ये पाल वंश का था। देवपाल पाल वंश का था। दंतीदुर्ग ये किसका था? राष्ट्रकूट का था। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का था। भोज ये प्रतिहार वंश का था और ये पृथ्वीराज थर्ड है, ये चौहान वंश का था। तो दोस्तों ये इनके मिलान हो गए। अब देख लेते हैं, हमारा ए पर तो 2 है और बी पर 3 है और सी पर 1 है और डी पर 4 है, यानी कि 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, लहुरा देव का प्राचीन स्थल उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? जो लहुरा देव है वो उत्तर प्रदेश में है, वो किस जिले में स्थित है? वो संत कबीर नगर में स्थित है लहुरा देव। और दोस्तों एक पॉइंट याद रखना, जो लहुरा देव है वो चावल के साक्ष्य के लिए, यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले थे। लहुरा देव में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों हमसे इसे में पूछ लिया गया है कि इनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों एक एक को हम मिलान कर लेते हैं, कौन सा किस सन में है। हमें काल के समय के आधार पर लगाने के लिए इनकी हमें डेट पता होना चाहिए, यानी कि कौन से सन में हुई थी। तो दोस्तों बात करें इसकी, जो मुद्रा प्रचलन है सांकेतिक मुद्रा, तो ये 1329 में हुई थी। 1329 में
सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था इसमें? 1329 में। कराची अभियान तो ये 1330 में किया था। कराची अभियान 1330 में किया था। बात करें राजधानी का स्थानांतरण, तो राजधानी का स्थानांतरण ये किया था 1327 में। 1327 में। और बात करें दोआब में कराधान, तो दोस्तों दोआब में कराधान ये किया था 1326 में किया था। दोआब में कराधान 1326 में। तो सांकेतिक 29 और ये 30 और ये 27 ये 26। अब इनके हम वो लगा लेते हैं क्रम। तो पहले तो आएगा हमारा दोआब, उसके बाद आएगा राजधानी स्थानांतरण, फिर उसके बाद आएगा 1 नंबर जो मुद्रा वाला, फिर उसके बाद आएगा कराची अभियान। तो इसके क्या सही हो जाएंगे हमारे? 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन सी में दे रखा है। 4 3 1 2 ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होने वाला है। इनकी हमने डेट याद रखना। जो सांकेतिक मुद्रा है वो 29 में, 1329 में। और दोस्तों ये कराची अभियान है ये 1330 में। और राजधानी का स्थानांतरण ये 1327 में। कराधान का दोआब में कराधान ये 1326। ये इनकी डेट हो गई, याद कर लेना और नोट कर लेना। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉनक्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉनक्लेव 2022 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? वो भी उत्तर प्रदेश में। तो याद रखना ये लखनऊ में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? लखनऊ में, याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है डिजिटल लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल लोक अदालत के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत नालसा के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने किया है। तो दोस्तों ये DY चंद्रचूड़ ने नहीं किया, ये किसने किया था? ये राजस्थान में शुरू किया गया था। DY चंद्रचूड़ ने स्टार्ट नहीं किया, तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन द्वारा स्थापित भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। तो दोस्तों ये भी गलत है। ये कहाँ की गई है? तो ये राजस्थान में शुरू की गई है। राजस्थान में शुरू की गई, ना कि उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों दोनों गलत हो जाएंगे। जब दोनों गलत हो गए तो आंसर क्या होगा? याद रखना ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये किस राज्य में शुरू की गई है? राजस्थान में। प्रश्न नंबर अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित हमसे पूछ लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 15 इसमें सही सुमेलित पूछा हुआ है, तो वो है अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध ये 1749 में हुआ था। अंबर का युद्ध 1749 में हुआ था। बात करें दोस्तों ये सेंट थॉम का युद्ध, सेंट थॉम का युद्ध की बात करें तो दोस्तों ये हुआ था 1649 में। ये वाला इसमें गलत है। बात करें बांडीवास का युद्ध, तो दोस्तों बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। और बात करें बेदरा का युद्ध, जो बेदरा का युद्ध है वो हुआ था 1759 में। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1759 में। दोस्तों सेंट थॉम का युद्ध जो हुआ है वो एक्स ला चौपल की संधि से समाप्त हुआ था। तो दोस्तों सेंट थॉम का युद्ध के बारे में आप इसमें व्याख्या में देख लेना। यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप वहाँ पर देख लेना, गलत बताने से कोई फायदा है नहीं। इन तीनों युद्धों के बारे में आप जान सकते हैं। बांडीवास का युद्ध ये 1760 में, बेदरा का युद्ध ये 1759 में है, लेकिन सेंट थॉम युद्ध के बारे में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। देख लेना सेंट थॉम का युद्ध कब हुआ था और इसे नोट कर लेना, इसके बारे में मुझे नहीं पता है अभी। अंबुर का युद्ध ये 1749 में ही हुआ है। अगला प्रश्न है सहायक संधि के संदर्भ में। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो दोस्तों सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। तो दोस्तों एकदम राइट है, लॉर्ड वेलेस्ली ने ही सहायक संधि अपनाई थी। हैदराबाद का निजाम सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में शामिल हुआ था। ये भी राइट है। दोस्तों इसमें जब दोनों कथन राइट हो गए तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न नंबर अगला है
उत्तर प्रदेश के अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में निम्नलिखित में से कौन विजेता रहा है? अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो इसमें कौन विजेता रहा है? तो याद रखना, इसमें विजेता रहा है नीर नेहवाल इसमें विजेता रहे हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न में अगला है हमारा 18वां प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर इनामुल हक का निधन हुआ है, वह संबंधित थे। इनामुल हक का निधन हुआ है, ये कहाँ से संबंधित थे? तो ये बांग्लादेश के हैं। इनामुल हक बांग्लादेश के, याद रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैन धर्म के संदर्भ में, जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है। दोस्तों एकदम राइट है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, तो दोस्तों ये भी राइट है। जो ऋषभदेव है वो प्रथम तीर्थंकर थे और इसमें 24 तीर्थंकर रहे हैं। लास्ट वाले जो तीर्थंकर हैं 24 में, वो महावीर स्वामी थे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में नादगंबुदा शब्द संदर्भित करता है। तो नादगंबुदा शब्द ये किसके संबंधित करता है? तो दोस्तों याद रखना, ये करता है राजस्व अधिकारी को। राजस्व जो अधिकारी था मध्यकालीन भारत में, वो नादगंबुदा कहलाता था। अगला प्रश्न है, आहार बनास संस्कृति का संबंध था। आहार बनास संस्कृति का संबंध ये किससे था? तो दोस्तों ये राजस्थान से, याद रहेगा, राजस्थान में आहार बनास संस्कृति का संबंध था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, सैयद वंश के निम्नलिखित शासकों का काल क्रमानुसार लगाइए। जो सैयद वंश है इनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों एक एक के हम काल जान लेते हैं। यहाँ पर इनके बारे में थोड़ी इनकी डेट ही जान पाएंगे, ज़्यादा कुछ हम जान नहीं पाएंगे। अगर ज़्यादा आपको जानना है तो पीडीएफ की जो पीडीएफ मिलेगी उसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम इनकी डेट जान लेते हैं इसका उत्तर जानने के लिए। बात करिए खिज्र खां, शुरुआत करते हैं खिज्र खां से। तो दोस्तों ये खिज्र खां जो है 1414 से 21 तक इनका है, 1414 से 21 तक। और दोस्तों 1414-21 तक है इनका। फिर उसके बाद है मुबारक शाह, इनका 1421 से 34 तक रहा है। मुबारक शाह का जो है 34 तक रहा है, 21 से 34 तक, 1414 से 1434 तक। उसके बाद है मोहम्मद शाह, इनका शासनकाल रहा है 1434 से 43 तक। जो मुबारक शाह है इनका 1434 से 43 तक रहा है। और आलम शाह का इनका रहा है 43 से 51 तक, 43 से 51 तक। तो दोस्तों इसका आंसर क्या राइट होगा? 3 और उसके बाद 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन डी में रखा है, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट आंसर होने वाला है। याद रखना इनके शासनकाल के बारे में, खिज्र खां 1414 से 21 तक, फिर मुबारक शाह 1421 से 34 तक, फिर मोहम्मद शाह 1434 से 43 तक, और आलम शाह है ये 1443 से 51 तक। ये इनके कार्यक्रम हो गए। ऑप्शन बी डी इसमें हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में शामिल किया गया है, ये वाला राइट है इसमें, पहला कथन राइट है इसमें। दूसरा, इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों याद रखना, इसे नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसका किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसे जारी किया गया है जो उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न है, आशा पारेख को दादा साहब
फाल्के पुरस्कार प्रदान किए गए, एकदम राइट है। जो 68वां फिल्म पुरस्कार है उसमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को मिला है। उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेटस का पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों ये वाला ही कथन हमारा गलत है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश के अलावा मोस्ट फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार ये दोस्तों किसने जीता है, ये एमपी ने भी जीता है। किसने जीता है, एमपी ने भी जीता है, याद रहेगा एमपी ने भी जीता है। तो दोस्तों ऑप्शन 20 में गलत हो जाएगा। और प्रश्न में पूछा हुआ है कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। गलत है ऑप्शन बी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जगह एमपी होना चाहिए था। अगला है सूर्या ने अपनी फिल्म सोराई पोटरू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, ये भी सही है। मनोज मुंतशिर ने हिंदी फिल्म साइना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जीता है, दोस्तों ये भी सही है। हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, इसकी उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश होना चाहिए था। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्य थे। मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्य, तो दोस्तों मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्य कौन कौन से थे, तो अवध, बंगाल, हैदराबाद। अवध, बंगाल, हैदराबाद थे, लेकिन ये मैसूर अलग राज्य था। तो दोस्तों ये तीनों हमारे क्या हैं, इसमें आंसर हो जाएंगे 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट। अवध, बंगाल, हैदराबाद ये मुगल शासन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, 1856 के एक मुश्त बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक मुश्त बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों पहला यह पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी, पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी, ये वाला एकदम राइट है। दूसरा है इसका एक उद्देश्य ताल्लुकदारों का विस्थापन था, दोस्तों ये भी राइट है। इसमें दोनों कथन राइट है, तो आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर अगला है, वन महोत्सव अभियान उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया है। तो ये चित्रकूट जिले में शुरू किया गया है। वन महोत्सव अभियान चित्रकूट जिले में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन सही है, तो वो देख लेते हैं। पहला है, वर्ष 2025 के दौरान भारत द्वारा विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ने का अनुमान है। तो दोस्तों याद रखना, जो पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 की रिपोर्ट है उसमें दोस्तों 2023 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2023 दे रखा है, ना कि 2025। 2023 इसमें दे रखा है। कितना दे रखा है, 2023 दे रखा है, ना कि 2025। तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा यह अनुमान है कि 10 देशों के वर्ष 2010 और वर्ष 2021 के मध्य कुल 1 मिलियन से अधिक प्रवासियों का बहिर्गमन हुआ है। ये दूसरा वाला राइट है दोस्तों, दूसरा राइट है, पहला गलत है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, तो पहली बौद्ध संगति राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों ये वाला एकदम राइट है, ये वाला क्या एकदम राइट है। जो पहली बौद्ध संगति है वो राजगृह में सप्तपर्णी गुफा और अजात शत्रु के समय हुई थी, अजात शत्रु के समय हुई थी। तो दोस्तों ये वाला एकदम राइट है। दूसरा है, महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। दोस्तों ये भी राइट है। इसमें पहला दूसरा राइट है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चोल साम्राज्य के संदर्भ में देख लेते हैं दोस्तों, दोनों 2 कथन दे रखे हैं और देखते हैं कौन सा कथन सही है। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। हम पीछे देख चुके हैं, जो विजयालय चोल है वो चोल वंश का संस्थापक था। गंगई कोंड चोल शब्द का अर्थ है वह राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की है। तो दोस्तों ये भी सही है। गंगई कोंड चोल शब्द का अर्थ दे रखा है वह राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त कर लिए, इसका अर्थ ये है। तो दोस्तों ये भी राइट है, दोनों कथन राइट है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 1 और 2 दोनों।
अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। ये दे रखा है स्थल और ये नदी दे रखी है। पहला है हड़प्पा नदी, सॉरी हड़प्पा है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदारो जो मृतकों का टीला है वो सिंधु नदी के किनारे। सुतका गैंडोर दास नदी के किनारे। भगवानपुर सरस्वती नदी के किनारे। ये इनके मिलान हो गए। मिलान क्या हो गए? 2-1-4-3 2-1-4-3 ऑप्शन सी में दे रखा है तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2-1-4-3। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दिल्ली प्रशासन का सबसे शक्तिशाली पद नायब था। क्या था? नायब। एकदम राइट है। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में सबसे शक्तिशाली पद था वो नायब का था। एकदम राइट है। दूसरा है बलबन द्वारा दीवान-ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की गई। ये भी राइट है। बलबन द्वारा जो सैन्य विभाग है वो दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। अगर आपसे प्रश्न में कभी ये पूछ लिया जाए कि जो इसका अध्यक्ष था वो कौन था, तो इसका अध्यक्ष होता था RJ मुमालिक। RJ मुमालिक इसका अध्यक्ष था। आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर यूनिक रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी? यूनिट रिवर आर्ट गैलरी ये दोस्तों किस स्थान पर बनाई जा रही है? तो दोस्तों यह बनाई जा रही है प्रयागराज में। प्रयागराज में यूनिट रिवर आर्ट गैलरी बनाई जा रही है। अब अगर प्रश्न आपसे कभी घुमाकर पूछ लिया जाए कि दोस्तों यह किसकी तर्ज पर बनाई जा रही है, तो यह है एफिल टावर की तर्ज पर। किसकी तर्ज पर? एफिल टावर की तर्ज पर बनाई जा रही है। याद रखना, बोल दे रहा हूँ, एफिल टावर की तर्ज पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 है हमारा। 34 प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सलाहकार के रूप में निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार है उसने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सलाहकार के रूप में किस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखना ये हस्ताक्षर किए डेलाइट इंडिया पर हस्ताक्षर कर दिए इसने उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन बी राइट होगा, डेलाइट इंडिया। अगला प्रश्न है वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई उसके बारे में पूछा हुआ है। तो दोस्तों नवाब शुजा-उद-दौला ने कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 80 लाख रुपए पर सहमति व्यक्त की थी। तो दोस्तों ये वाला कथन एकदम गलत है। क्यों गलत है? जो दोस्तों नवाब शुजा-उद-दौला है इन्होंने कितने लाख रुपए पर? तो दोस्तों 50 लाख पर अनुबंध किए थे, ना कि 80 लाख पर। तो ये पहला गलत हो जाएगा। 50 लाख रुपए पर हस्ताक्षर करे थे, सहमति व्यक्त की थी, ना कि 80 लाख पर। और पहला गलत, इसलिए पहला गलत है। दूसरा है नवाब शुजा-उद-दौला बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार देने के लिए सहमत हो गया। ये वाला राइट है दोस्तों। इसमें जो दूसरा है वो राइट है। अगला है शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में बर्मा में रहने के लिए सहमत हो गए। जो शाह आलम है वो दोस्तों शाह आलम, ये वाला भी गलत है। क्यों? जो शाह आलम द्वितीय है वो कंपनी के संरक्षण में अवध के नवाब द्वारा उसे सौंपे जाने के लिए इलाहाबाद में रहने हेतु सहमत हो गया था। किसमें? इलाहाबाद में रहने हेतु सहमत हो गया था, अवध के नवाब द्वारा सौंपे जाने के लिए। याद रहेगा, ना कि जो इसमें दे रखा है कंपनी के संरक्षण में बर्मा में रहने के लिए, ये वाला इसलिए गलत है। पहला गलत हो गया, दूसरा सही है और तीसरा भी गलत हो गया। चौथा है इसमें नवाब शुजा-उद-दौला ने इलाहाबाद और कारा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने पर सहमति व्यक्त की। ये भी राइट है दोस्तों और ये भी राइट है। तीसरा गलत है, पहला गलत है। आंसर क्या होगा? 2 और 4। आंसर क्या होगा? 2 और 4। ऑप्शन डी में दे रखा है 2 और 4, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 36 है आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी। एकदम राइट है। वर्ष 1864 ईस्वी में वायसराय
जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद को शिमला में स्थानांतरित कर दिया? ये भी राइट है। दोस्तों दोनों कथन राइट है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है? भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, तो दोस्तों वो है लुलु मॉल। लुलु मॉल भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है और ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। लुलु मॉल लखनऊ में स्थित है। 10 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन किया गया था। 10 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन किया गया था। लुलु मॉल लखनऊ उत्तर प्रदेश में, भारत का सबसे बड़ा। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, हाल ही में कनगहल्ली, जो कनगनहल्ली है स्थल खबरों में रहा था, यह स्थित है। कनगनहल्ली स्थल खबरों में रहा, तो दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। कनगहल्ली कर्नाटक में, ऑप्शन बी राइट होगा, कनगहल्ली कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। इनकी उत्पत्ति एक साधारण अर्ध गोलाकार टीले के रूप में हुई थी, जिसे बाद में अंड कहा गया। एकदम राइट है। स्तूपों की रेलिंग और स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों में उसके निर्माण हेतु किए गए दान को अंकित किया गया था, तो दोस्तों ये भी राइट है। किस किसने दान किया है उसको भी अंकित किया गया था। दोनों कथन राइट है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एक और दो दोनों, आंसर भी होगा एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका शासनकाल रहा है 1206 से 10 तक। 1206 से 10 तक इसका शासनकाल रहा है। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, 1206 10 तक। उसके बाद इल्तुतमिश बनता है, उसके बाद आराम शाह, फिर कौन बनता है? आराम शाह के बाद वो बनती है रजिया सुल्तान बनती है शासक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, तो दोस्तों वो है आलमगीर। आलमगीर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में मेरठ के जिले में है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालय से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाए गए 1300 संस्कृत पांडुलिपियों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? जो 1300 संस्कृत पांडुलिपि थी उनका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था अरीजुद्दीन खान। अरीजुद्दीन खान ने किया था, याद रहेगा, अरीजुद्दीन खान ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवीजन देश का पहला रेलवे डिवीजन बन गया जहां संचालित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई? तो दोस्तों वो है प्रयागराज डिवीजन। क्या है? प्रयागराज डिवीजन, याद रहेगा, प्रयागराज डिवीजन हो गया जहां पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक इनकी ट्रेनों की गति पहुंच गई है। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 का प्राप्तकर्ता कौन है? वैश्विक ऊर्जा जो पुरस्कार 2022 है वो मिला है कौशिक राजशेखर को। कौशिक राजशेखर को ऊर्जा पुरस्कार दिया गया है 2022 का, याद रहेगा, कौशिक राजशेखर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार का मतलब है समय के साथ, यानी कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। सूरत की संधि दोस्तों ये हुई थी 1775 में। सूरत की संधि ये हुई थी 1775 में। 1775 में सूरत की संधि। पुरंदर की संधि ये हुई थी 1776 में। 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी। सूरत की संधि 1775 ये हुई थी 1776। सालबाई की संधि 1782। बेसिन की संधि 1802। बेसिन की संधि 1802। बेसिन की संधि 1802। अब कालक्रम में पूछा हुआ है, तो दोस्तों 75, 76 और 82 फिर 1802। तो
तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इन संधियों के बारे में आप देख लेना, एक बार इनकी डेट को याद कर लेना। अगर आपसे क्रमानुसार पूछा जाता है तो आप ऐसे लगा देंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। अब दोस्तों इनको भी घटना को भी लगाना है, कौन सी घटना कब हुई थी। पहला है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह ये हुआ था 1928 को, बारदोली सत्याग्रह 1928 को। और अगला है हमारा जो है कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा, कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा 1939 में, 1939 में। अगला है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये दिसंबर 1931 में हुआ था, दिसंबर 1931 में, दिसंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब इनको कालक्रम में लगा लेते हैं। तो पहला आएगा हमारा बारदोली सत्याग्रह, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर आएगा कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा। तो क्या सही रहेगा, 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2 ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 प्रश्न हमारा, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, जो है वो रहा है 7वां स्थान रहा है उत्तर प्रदेश का, 7वां स्थान उत्तर प्रदेश का रहा है भारत नवाचार सूचकांक में। और दोस्तों इसमें कर्नाटक प्रथम स्थान तक, कर्नाटक का। अगला प्रश्न है, विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भगवानी देवी ने किस श्रेणी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो भगवानी देवी ने किस श्रेणी के लिए क्या जीता है, जो जीता है वो स्वर्ण पदक। तो दोस्तों वो जीता है 100 मीटर में, 100 मीटर में जीता है। और इनकी उम्र की बात करें तो ये 94 वर्ष की हैं। कितनी है, 94 ईयर की हैं, 94 साल की हैं भगवानी देवी। 100 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला प्रश्न है 49 नंबर का, विभाग नियमों के संदर्भ में। गोत्र प्रणाली विवाह में संगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए थी। तो दोस्तों बात करें गोत्र प्रणाली, तो दोस्तों ये गोत्र प्रणाली थी, इसका यह संबंध था कि गोत्र प्रणाली में अपने गोत्र से दूसरे गोत्र में विवाह होता था। जैसे कोई किसी गोत्र का है, कोई कन्या है जो वो अपने गोत्र में विवाह नहीं करती थी, उसका विवाह दूसरे गोत्र में होता था। जब उसका विवाह हो जाता था कन्या का, तब उसका गोत्र कौन सा हो जाता था, जो उसके पति का गोत्र है, जो पुरुष का गोत्र है वही उसका गोत्र हो जाता था। तो ये संगोत्र विवाह नहीं सुनिश्चित नहीं करता था, यानी कि ये विगोत्र विवाह करता था, दूसरे गोत्र में विवाह। तो ये पहला गलत हो जाएगा, यानी कि गोत्र प्रणाली विवाह को दूसरे गोत्र में, जैसे ये दूसरे लड़का दूसरे गोत्र का है और लड़की दूसरे गोत्र की है। विवाह होने के बाद फिर क्या होता, जो पुरुष है जिस गोत्र का वही गोत्र कन्या का होता था। पहला गलत है। धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम समाज में सभी वर्गों पर बाध्यकारी थे। तो दोस्तों ये भी गलत है। जो धर्मशास्त्र में वर्णित जो नियम है वो समाज के सभी वर्गों पर बाध्यकारी नहीं थे, कोई मानता था कोई नहीं मानता था। तो ये दूसरा भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। याद रखना गोत्र विवाह का मतलब है एक गोत्र का दूसरे गोत्र में विवाह, ना कि दोनों का संगोत्र विवाह। अगला प्रश्न है अधिकारी संबंध से संबंधित। अधिकारी दे रखे हैं और संबंधित देखें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। पहला है सराय अदल, सराय अदल। जो दोस्तों सराय अदल है वो कपड़ा और किराना बाजार था, इसका अधिकारी होता था सराय अदल कपड़ा और किराना बाजार। तो दोस्तों अब इसका आंसर अगर आप निकालना चाहें तो हमें ए पर 1 मिल गया। जब ए पर 1 मिल गया तो ए पर 1 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी हमें कभी कभी क्वेश्चनों को देख लेना है, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा प्रश्न भी जल्दी से हल हो जाएगा। और हमें प्रश्न भी पूरा याद नहीं है तब भी हमारा प्रश्न सही होने वाला है। अब अगले मिलान कर लेते हैं। सहना ये मंडी बाजार अधीक्षक, बरीर ये खुफिया अधिकारी था और मोहिया ये गुप्त जासूस था। यानी कि तीनों आमने सामने मिलान है। 1 2 3 4 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें।
अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। पहला है आलमगीर। जो दोस्तों आलमगीर है वो मेरठ में था। आलमगीर मेरठ में, और ये हिंड नदी के किनारे स्थित था, और ये सबसे पूर्वी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। अगला है बड़ा गांव। बड़ा गांव ये सहारनपुर में है। बड़ा गांव सहारनपुर में है। और है सरनौली। ये सरनौली ये बागपत में है। कालपी जालौन में है। कालपी कहाँ है? ये जालौन में है। और सरनौली बागपत में है। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 3 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के शिलालेखों पर गजेब तेकारा की उपाधि दी है? गजेब तेकारा की उपाधि किस शासक के शिलालेखों पर है? तो याद रखना यह है देवराय द्वितीय के। देवराय द्वितीय के शिलालेख पर गजेब तेकारा की उपाधि मिली है। गजेब तेकारा की उपाधि याद रहेगा, देवराय द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं वो राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कौन कर सकते हैं? वो कर सकते हैं राज्य के सभी कर्मचारी। राज्य के सभी कर्मचारी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 44वें शतरंज ओलंपियाड। 44वां शतरंज ओलंपियाड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों बात करें 44वां शतरंज ओलंपियाड, ये तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित किया गया है। तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित किया गया है। इसमें यूक्रेन ने महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। यूक्रेन ने महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और ये दोस्तों भारत में पहली बार और एशिया में 30 वर्षों बाद आयोजित किया गया है। एशिया में 30 वर्षों बाद आयोजित किया गया है। अब देख लेते हैं इसके चारों कथन कौन से सही है कौन से गलत हैं। उसके बाद इसका हम आंसर देख लेंगे। पहला है 44वां शतरंज ओलंपियाड ओडिशा में आयोजित किया गया है। मैंने आपको बताया ये चेन्नई में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? चेन्नई में। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है यह भारत में पहली बार और एशिया में 30 वर्षों के बाद आयोजित किया गया है। एकदम राइट है। महिला वर्ग में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। मैंने आपको बताया ये यूक्रेन ने जीता है। किसने जीता है? यूक्रेन ने। यूक्रेन ने स्वर्ण पदक जीता है। तीसरा गलत हो गया। चौथा है FID ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड मसाल की स्थापना की है। एकदम राइट है। जो FID है इसने पहली बार शतरंज ओलंपियाड मसाल की स्थापना की है। हमारा दूसरा सही है, चौथा सही है। इसमें दूसरा चौथा सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 4 एकदम राइट है। 2 और 4 एकदम राइट है। अगला प्रश्न हमारा 55 नंबर का प्रश्न है, पूछा हुआ है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला इसमें राज्य दे रखे हैं और इधर दे रखे हैं संधि पर हस्ताक्षर का वर्ष। मैसूर इसने 1799 में किया था। एकदम राइट है। तंजौर की बात करें दोस्तों ये गलत है। क्यों? तंजौर ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो तंजौर ने हस्ताक्षर किए थे 1799 में। इसने भी 1799 में हस्ताक्षर कर दिए थे। 1799 में, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है अवध ने 1801 में, जोधपुर ने 1818 में। जोधपुर ने 1818 में कर दिए थे। तो क्या आंसर राइट हो जाएगा? देख लेते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गलत पूछा हुआ है इसमें, गलत, तो वो है ऑप्शन बी। तंजौर जो है 1799 में, तंजौर ने 1799 में क्या किया था? हस्ताक्षर कर दिए थे 1799 में। अगला प्रश्न है मालाबार विद्रोह के संदर्भ में। मालाबार विद्रोह के संदर्भ में 2 कथन दे रखे हैं और बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। दोस्तों मालाबार विद्रोह को मोपला विद्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मोपला विद्रोह भी कहते हैं। और ये मुसलमानों के द्वारा किया गया विद्रोह था। पहला कथन है वर्ष 1921 में मालाबार विद्रोह ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ होने वाला मुस्लिम काश्तकारी का विद्रोह था। एकदम राइट है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों? पहला कथन क्या है इसमें? एकदम राइट है।
ये मोपला विद्रोह है, ये कैसा विद्रोह था? ये मुस्लिम किसानों के द्वारा किया गया था विद्रोह था, और ये 1921 में हुआ था, जिसे हम मोपला विद्रोह भी कहते हैं, मालाबार विद्रोह या मोपला विद्रोह, और ये केरल से संबंधित है। दूसरा कथन है मालाबार विद्रोह को धार्मिक विद्रोह के रूप में भी वर्णित किया जाता है। तो दोस्तों ये मालाबार विद्रोह है या मोपला विद्रोह है, ये धार्मिक विद्रोह नहीं है। ये कैसा विद्रोह है? इसे किसान विद्रोह के रूप में वर्णित किया गया है। किसान विद्रोह, याद रखना, किसान विद्रोह, छोटी सी कमी इसमें, किसान विद्रोह के रूप में वर्णित किया गया है, ना कि धार्मिक। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन क्या आंसर क्या होगा? केवल एक सही है, ऑप्शन ए आंसर होगा, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है पीआई वोट के संदर्भ में, PIVOT के संदर्भ में। पहला कथन है इसमें, यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की एक पहल है। तो दोस्तों आपको बता दें, ये PIVOT है, यह है IIT मद्रास, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की एक पहल है। किसकी है? IIT मद्रास की पहल है, याद रखना, मद्रास की पहल है, ना कि दिल्ली की। तो दोस्तों पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है, यह किसी व्यक्ति में कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन की भविष्यवाणी कर सकता है, ये वाला राइट है। दूसरा सही है, पहला गलत है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। सही उत्तर चुनना है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज किसने लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में निम्नलिखित में से किन महाजनपदों का उल्लेख है? तो दोस्तों जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, हम सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि बौद्ध जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आप सभी ने 16 महाजनपद पढ़े होंगे। तो उसमें कंबोज है, मल्ल है, सूरसेन है। लेकिन दोस्तों जो तक्षशिला है, क्या है? तक्षशिला। ये तक्षशिला है दोस्तों, ये गांधार की राजधानी थी। जो तक्षशिला है वो गांधार की राजधानी है। तो इसमें क्या आंसर सही होगा? 2, 3, 4, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो बौद्ध जैन ग्रंथ हैं, इन्होंने 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया था। तो उसमें मल्ल भी है, सूरसेन भी है, कंबोज भी है। लेकिन ये तक्षशिला है, ये गांधार की राजधानी थी, ना कि महाजनपद। तो इसलिए इसमें तक्षशिला ऑप्शन में नहीं होगा। केवल 2, 3, 4 हमारे ऑप्शन में रहेंगे, ये वाले ऑप्शन में रहेंगे, क्योंकि तक्षशिला है वो गांधार की राजधानी है। अगर यहाँ पर गांधार होता तब हमारे चारों आंसर सही हो जाते। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, ये आप भी पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 16 है, 60 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित मध्यकालीन साम्राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके गठन के संदर्भ में काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत के राज्य थे, वंश थे, उनको हमें करना है। तो पहला है मामलुक वंश। दोस्तों मामलुक वंश को हम गुलाम वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश, दास वंश, इसके कई नाम हैं। तो मामलुक, दास, गुलाम, ये इसके नाम हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो गुलाम वंश है, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में की थी। 1206 से 10 तक, 1206 से इसकी स्थापना हुई थी मामलुक वंश की। कब हुई थी? 1206 में। 1206 से लेकर 1290 तक इसका कार्य कर रहा है। उसके बाद आता है हमारा खिलजी वंश, 1290 से 1320, 1290 से ये 1320 तक रहा है। उसके बाद क्या आएगा? तुगलक वंश, 1320 से 1414 तक, 1320 से 1320 से 1414 तक। उसके बाद है ये सैयद वंश, जो 1414 से 21 तक रहा है। 1414 से 21 तक रहा है। 1414 से 1421 तक रहा है। तो दोस्तों इनका क्रम क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, फोर। फर्स्ट, सेकंड, फोर ऑप्शन बी में रखा है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आएगा लास्ट वंश, सैयद। सैयद के बाद आता है लोधी वंश। सैयद वंश के बाद आता है लोधी वंश।
तो इनका ये क्रम हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन दे रखे हैं। पहला है चनहूदड़ों की खोज NG मजूमदार ने की थी, एकदम राइट है। दूसरा है रंगपुर पंजाब में स्थित है। दोस्तों आप सभी को पता है रंगपुर गुजरात में स्थित है, वो भी सौराष्ट्र क्षेत्र में, गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में। रंगपुर गुजरात में स्थित है, दूसरा गलत हो जाएगा। मोहनजोदारो की व्याख्या मृतकों के टीलों के रूप में की जाती है, एकदम राइट है। राखीगढ़ी स्थल की खोज 1969 में हुई थी, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत है। रंगपुर कहाँ स्थित है, ये दोस्तों पंजाब में नहीं, ये गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 1, 3, 4। अगला प्रश्न है अभिकथन A और कारण R, और बताना है कौन सा आंसर इसमें ठीक होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी अवधि के दौरान कई बाजार सुधार प्रस्तुत किए थे। दोस्तों एकदम राइट है। जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने क्या किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। क्यों, क्योंकि ये सेना को स्थायी रखना चाहते थे, उन्हें नगद वेतन देना चाहते थे। नगद वेतन देने के कारण ये जो सैनिक थे उन्हें कम वेतन देना चाहते थे, और यह भी चाहते थे कि इनका जो खर्चा है वो आराम से चल जाए। तो इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी कि महंगाई ज़्यादा ना आए, जिससे मुझे जो सेना कम खर्च में रखनी पड़ जाए, तो उसे बड़ी स्थायी सेना बनाए रखने की आवश्यकता थी। तो दोस्तों ये भी एकदम राइट है, दोनों कथन राइट है। लेकिन उसने जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है वो इसलिए लागू की थी क्योंकि उसे बड़ी सेना स्थायी रखनी थी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन A, R दोनों सही है, और R की सही व्याख्या करता है। ये ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्यात को बढ़ावा दे रही है। जो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार है वो किस आर्थिक लक्ष्य को निर्यात के लिए बढ़ावा दे रही है, तो वो $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। और दोस्तों हमारा भारत सरकार है वो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त कर रही है, और ये उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गोवा में उज्ज्वल भविष्य उत्सव का आयोजन किया है। तो उज्ज्वल भविष्य का उत्सव का आयोजन ये ऊर्जा मंत्रालय ने किया है। किसने किया है, ऑप्शन A राइट होगा, ऊर्जा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय के संदर्भ में देख लेते हैं कौन सा कथन इसमें सही होने वाला है। वह भारतीय वैदिक विचारों से बहुत प्रभावित थे। तो दोस्तों आपको बता दें, जो दोस्तों राजा राम मोहन राय हैं ये भारतीय वैदिक विचारों से प्रभावित नहीं थे। क्यों, ये किससे प्रभावित थे, तो ये प्रभावित थे पश्चिमी आधुनिक विचार थे, पश्चिमी आधुनिक वैज्ञानिक विचार थे, उससे प्रभावित थे। पश्चिमी आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से, ना कि वैदिक विचारों से। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, इनकी पहली प्रकाशित कृति जीवन चरित थी। क्या थी, जीवन चरित। तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है, ये इसमें क्या है दोस्तों, ये वाला इसमें सही है। इनकी जो दोस्तों इसमें ये वाला भी गलत है। इनकी पहली प्रकाशित कृति जीवन चरित नहीं थी। क्या नहीं थी, जीवन चरित नहीं थी। तो दोस्तों ये वाला क्या है, पहला इसमें ये वाला गलत हो जाएगा। ये दूसरा भी गलत है इसमें। तीसरा है, इन्होंने महिलाओं की मुक्ति की दिशा में कार्य किया था। एकदम राइट है। चौथा है, ब्रह्म समाज आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। दोस्तों ये भी सही है। इसमें नीचे 2 वाले 3 और 4 सही है, लेकिन 1 और 2 गलत है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर इसमें हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन A राइट आंसर हो जाएगा। 3 और 4 सही है, पहला दूसरा गलत है। ये वैदिक विचारों से प्रभावित नहीं थे, ये पश्चिमी आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से प्रभावित थे। इनकी पहली कृति क्या थी उसके बारे में आप दोस्तों एक बार व्याख्या में देख लेना। इसके बारे में मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, इसलिए नहीं बताया मैंने। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा अपनाने की स्वीकृति दी है। तो यूरो को अपनी मुद्रा ये क्रोएशिया ने अपनाई है। किसने, क्रोएशिया ने, याद रहेगा क्रोएशिया। अगला प्रश्न है, 68
2021-22 में कृषि जनगणना का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये 11वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 11वां। याद रहेगा, 11वां संस्करण है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय साहित्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राचीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम सत्यनारायण द्वारा रचित है। दोस्तों आपको बता दें, जो शिल्पाधिकारम है वो किनके द्वारा रचा गया है? वो इलांगो आदिगल। दोस्तों ये लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, ऐसे ही नोट कर लीजिए, इलांगो आदिगल द्वारा रचित है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। दूसरा है, पुराणों में केवल सृष्टि की रचना और सृष्टि की प्रक्रिया में सम्मिलित देवताओं के बारे में ही वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये भी गलत है। जो दोस्तों पुराण है, ये पुराणों का मतलब होता है पुराणों का मतलब होता है पुराना। तो दोस्तों इसमें पुराने देवी देवताओं के साथ साथ जो संसार की सृष्टि रची गई है उसके बारे में भी क्या वर्णन किया गया। तो दूसरा गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर में इसमें से कोई सा नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, 17वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से अपनाया था? गुलरुखी उपनाम अपनाया था। तो किसने अपनाया था? ये अपनाया सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम अपनाया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है। तो दोस्तों ये तीसरे मंडल में किया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। याद रहेगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? पुस्तक दे रखी है और लेखक हैं। अब हम चारों के बारे में जानेंगे, ना कि 2 के बारे में। अब पहले आंसर देख लेते हैं, कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो किताबुल रहेला ये इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। दूसरा है शाहनामा, ये फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा। तो कौन से सही है? 1 और 3 सही है। 1 और 3 ऑप्शन ए में दे रखे हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अब जान लेते हैं हम तुगलकनामा के बारे में। तो तुगलकनामा ये किसने लिखी है? ये अमीर खुसरो ने लिखी है। किसने? अमीर खुसरो ने। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखी है। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा। और तहकीक-ए-हिंद या किताब-ए-हिंद, इसे तहकीक-ए-हिंद कहते हैं या किताब-ए-हिंद कहते हैं, ये लिखी है अल-बरूनी ने। किसने लिखी है? अल-बरूनी ने। तहकीक-ए-हिंद अल-बरूनी ने। तो दोस्तों क्या गलत है हमारा? दूसरा चौथा गलत था, पहला और तीसरा राइट था। याद रखेंगे इनके बारे में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने किलों को विकसित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है? कितने, जो बुंदेलखंड के कितने किलों को? तो वो की है 31 किलों को। 31 किलों को विकसित करने के लिए यह एक कार्य योजना तैयार की है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। याद आएगा 31। अगला प्रश्न है, भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू है, एकदम राइट है। यह पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, ये भी राइट है। लेकिन कथन में दे रखा है ये 14वें राष्ट्रपति हैं। कौन से? 14वें। तो ये गलत है। ये दोस्तों 15वें राष्ट्रपति हैं। कितने हैं? कौन से? 15वें क्रम के राष्ट्रपति। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को कुल मतों 64.3% जीत कर हराया है। ये वाला सही है। दोस्तों पहला गलत है, दूसरा सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही हो जाएगा। याद रखना, जो द्रौपदी मुर्मू है वो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। 15वें नंबर की। अगला प्रश्न है, आदिवासी विद्रोह और वर्ष। आदिवासी विद्रोह और वर्ष, तो इनका मिलान कर लेते हैं। पहला है कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह ये हुआ था 1831 में। अगला है खरवार विद्रोह। ये खरवार विद्रोह 1870 में हुआ था। खरवार विद्रोह 1870 में हुआ था। दूसरा है संथाल विद्रोह, ये 1855 में हुआ था। चुआर विद्रोह ये हुआ था 1776 में। चुआर विद्रोह 1776 में हुआ था। दोस्तों आपको यह बताना है 1776 में कौन सी संधि हुई थी, आपको यह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। मैं इसे पीछे भी बता चुका हूँ आपको, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है 1776 में कौन सी संधि हुई थी। और 1775 की भी आपको याद हो तो ये भी बता देना।
और सालबाई की संधि भी याद हो तो वो भी बता देना। इन तीनों को आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। इनके मिलान हो गए कोल विद्रोह 1831 में, खरवार विद्रोह 1870 में, संताल विद्रोह 1855 और ये चुआर विद्रोह 1776। अब इनके मिलान कर लेते हैं। तो दोस्तों 1 पर 1, बी पर 3 और सी पर 2 और डी पर 4, 1 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन ए में दे रखे हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं। मध्य भारत में सत्यनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास द्वारा की गई थी। जो मध्य भारत में सत्यनामी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? घासी के द्वारा की गई थी, एकदम राइट है। दूसरा है सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, ये भी राइट है। सही कथन बताना है, दोनों राइट हो गए तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित कौन से 2 स्थल 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थलों में सूची में सम्मिलित हैं? सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची में सम्मिलित है विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची में 2022 में। तो दोस्तों वो है केरल और अहमदाबाद, ऑप्शन डी राइट होगा, केरल और अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के संदर्भ में इसमें पूछा हुआ है कौन से कथन सही है। पहला कथन है, इस अधिनियम के तहत केवल विवाहिता महिला द्वारा 20 सप्ताह तक का गर्भ समापन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये वाला गलत है। क्यों गलत है? छोटी सी बात है, इसमें दोस्तों केवल दे दिया गया, केवल नहीं होता तो ये हमारा सही हो जाता। क्यों? अगर ऐसे होता इस अधिनियम के तहत विवाहिता महिला द्वारा 20 सप्ताह का गर्भ समाप्त किया जा सकता है तो राइट हो जाता, लेकिन केवल दे दिया गया। केवल का मतलब यहाँ क्या है कि दोस्तों यहाँ पर जो अविवाहित महिला हैं, यानी कि जिन कन्याओं की विवाह नहीं हुआ है, जिन महिलाओं का विवाह नहीं हुआ है, वो भी 20 सप्ताह तक का गर्भ समाप्त कर सकती हैं, इसलिए वाला तब राइट होता, लेकिन इसमें केवल दे दिया गया। तो दोस्तों विवाहिताओं के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है। जो अविवाहिता हैं, इनकी शादी नहीं हुई है वो भी, और इनकी शादी हो गई है वो भी, दोनों के लिए है, तो पहला गलत हो जाएगा। अब दूसरा है हमारा जो कथन है, भ्रूण असमानताओं के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक है, ये वाला सही है। यानी कि जो भ्रूण असमानताएं हैं, भ्रूण के असमानताओं के मामले में 24 सप्ताह है, अगर उसका कोई गर्भावस्था का समापन करना चाहता है तो जो राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड है उसकी राय लेना आवश्यक है, चाहे वो विवाहिता हो चाहे अविवाहिता हो। तो इसलिए दूसरा भी सही हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत हो गया। आगे देख लेते हैं, इसमें पहला गलत है, दूसरा तो सही है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सप्ताह तक के गर्भपात करने की अनुमति दी है, 22 सप्ताह के गर्भपात करने की अनुमति दी है। तो दोस्तों ये भी गलत है। दोस्तों 24 सप्ताह के गर्भपात को समाप्त करने की दी है, मंजूरी दे दी है, 24 सप्ताह के 20 सप्ताह को समाप्त करने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों ये वाला भी गलत है। चौथा है, यह अधिनियम सतत विकास लक्ष्यों SDG 3 और 5 को पूरा करने में मदद करेगा, ये वाला राइट है। दोस्तों दूसरा और चौथा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट होगा, 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न है, संगम कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तोलक्कापियम तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ है, एकदम राइट है। इस काल में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति थी। तो दोस्तों ये वाला भी सही है। दोस्तों दोनों सही हैं। दोस्तों 1 और 2 इसमें दोनों सही हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में हमसे पूछा गया है कौन सा कथन इसमें सही है। मध्य एशिया से आए शकों को मलेच्छ कहा जाता था, एकदम राइट है। जो मध्य एशिया से शक आए थे उन्हें मलेच्छ कहते थे, ये भी सही है। संस्कृत ग्रंथों और शिलालेखों ने
व्यापारियों को नामित करने के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया था। ये भी सही है। ये दोस्तों संस्कृत ग्रंथ हैं और शिलालेख है, उसमें जो व्यापारी थे उनको नामित करने के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया गया था। पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के दौरान तक्ष शब्द का संदर्भित करता है। जो तक्ष शब्द है वो किसे संदर्भित करता है ऋग्वैदिक काल के दौरान? तो याद रखना ये बढ़ई को संदर्भित करता है। किसे? बढ़ई को संदर्भित करता है। धातुकर्मी किसे कहते थे? तो ये कर्मा को धातुकर्मी, कर्मा को धातुकर्मी क्या कहते थे? कर्मा को धातुकर्मी। और जो साहूकार है उसे बैकेनाट, बैकेनाट को साहूकार, बैकेनाट को साहूकार कहते थे। और ये दोस्तों अरित्री है, अरित्री इसे नाविक कहते थे, अरित्री को नाविक कहते थे। तो बढ़ई को तक्ष, धातुकर्मी को कर्मा, साहूकार को बैकेनाट और नाविक को अरित्री कहते थे। इन चारों के बारे में लिख लेना, नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए कारण आर। पहला है, कई राजपूत शासकों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो दोस्तों ये वाला कथन राइट है। आप सभी को पता है अकबर ने भी जोधा रे से शादी की थी। तो दोस्तों ये भी सही है हमारा। दूसरा, अकबर की राजपूत नीति व्यापक रूप से धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ी थी। ये भी राइट है। दोस्तों दोनों राइट है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। ए आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है? जो दोस्तों नवीनतम आंकड़ा है उसके अनुसार जो हिरासत में मौतें होती हैं उसके अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक होती है, उसमें कौन सा राज्य पहले स्थान पे? तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सब सर्वाधिक हुई हैं। अगला प्रश्न है, मिस्र के किस भारतीय कंपनी के साथ स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरित हाइड्रोजन कारखाने का निर्माण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने? मिस्र ने किए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तो दोस्तों वो किए रिन्यू पावर से, रिन्यू पावर के साथ हस्ताक्षर किए, रिन्यू पावर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर खान बहादुर खान ने 1857 खान बहादुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था? खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो वो किया था बरेली में। कहाँ किया था? बरेली में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बरेली में। कहाँ किया था? बरेली में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1837 में सत्ता में आने पर कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया गया था? जो वर्ष 1937 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उसने इसमें से कौन सा बदलाव किया था? तो याद रखना उन्होंने किया था प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया था। जो प्रेस थी भारतीय प्रेस उससे प्रतिबंध हटा दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 87 प्रश्न हमारा, NIRF रैंकिंग 2022 के अनुसार किस संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? NIRF रैंकिंग 2022 के द्वारा किस संस्थान को सर्वाधिक प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है IIT मद्रास। IIT मद्रास को फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की है? निम्नलिखित में से किसने कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो दोस्तों जो रिपोर्ट है डेवलपिंग कंट्रीज, ये रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? तो ये की है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने शुरू की है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा लिपि में अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण किए गए हैं? तो अशोक के शिलालेख तो दोस्तों ये प्राकृतिक भाषा में, अरमाइक में, ब्राह्मी में और दोस्तों ग्रीक भाषा में। दोस्तों जो अरमाइक और ग्रीक भाषा के हैं वो अफगानिस्तान पाकिस्तान साइड के जो है वो है अभिलेख, और ये प्राकृतिक भाषा की हैं जो तो है ही उत्तर भारत की। तो दोस्तों इसमें संस्कृत भाषा में कोई शिलालेख नहीं मिला है। तो 1, 3, 4 कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? तो ऑप्शन डी में दे रखे हैं 1, 3, 4। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें याद रहेगा संस्कृत भाषा में इनके अभिलेख नहीं थे अशोक के। अगला प्रश्न है सूफीवाद के संबंध में।
सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है सूफीवाद के संदर्भ में? पहला है, सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा बनाए गए विस्तृत अनुष्ठान और आचार संहिता को अस्वीकार नहीं किया था। अस्वीकार नहीं किया था। तो दोस्तों ये वाला गलत है। क्यों? इन्होंने दोस्तों अस्वीकार कर दिया था। क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। इन्होंने अस्वीकार कर दिया था, यानी कि जो मुस्लिम द्वारा बनाए गए थे, सूफियों ने जो मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा बनाए गए थे अनुष्ठान और आचार संहिता या नियम, उनको अस्वीकार कर दिया था। तो ये पहला इसलिए गलत हो गया, इसमें नहीं दे दिया गया है। उन्होंने जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण के विस्तृत तरीके विकसित किए थे। ये वाला राइट है दोस्तों, दूसरा राइट है इसमें। पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। ये वाला सही है, जिक्र का प्रयोग प्रशिक्षण के विस्तृत के लिए किया था। 12वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया से आने वाले बड़ी सूफी संख्या में हिंदुस्तान में ही बस गए। दोस्तों ये वाला भी गलत है। जो 12वीं शताब्दी में मध्य एशिया से जो आए थे सूफी, वो सभी भारत में नहीं बसे थे, वो दोस्तों अंत भी चले गए थे, जैसे दूसरे प्रांत में भी चले गए थे। ये वाला गलत है। तीसरा चौथा इसमें, सूफी संतों ने अपनी भाषाओं का आयोजन, अपनी सभाओं का आयोजन अपने खानकाओं या धर्मशालाओं पर किया था। ये वाला राइट है दोस्तों। इसमें दूसरा और चौथा सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऋग्वैदिक धर्म के संदर्भ में, ऋग्वैदिक धर्म प्रकृति में एकेश्वरवादी था। तो दोस्तों ये वाला कथन गलत है। क्यों गलत है? जो ऋग्वैदिक धर्म है वो दोस्तों बहुदेववादी था, यानी कि वो बहुत से देवताओं को मानता था ऋग्वेद, जैसे कि इंद्र देवता है, वायु देवता है, यानी कि काफ़ी सारे देवताओं का इसमें वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र में सूर्य देव का वर्णन किया गया है, जो तीसरे मंडल में लिया गया है। तो दोस्तों वो एकेश्वरवादी नहीं था, बहुदेववादी था, यानी कि बहुत सारे देवों का वर्णन किया गया है। तो पहला गलत है दोस्तों। ऋग्वेद में इंद्र का सबसे शक्तिशाली देवता बताया गया है। इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता ऋग्वेद में बताया गया। दूसरा सही है इसमें, हमारा दूसरा सही है, पहला गलत है। याद रखना, यह एक एकेश्वरवादी नहीं है, यह बहुदेववादी है, यानी बहुत सारे देवों का वर्णन है। जैसे गायत्री मंत्र में सूर्य देव का वर्णन है, इंद्र देव का वर्णन है। 2 तो यही हो गए, और है अग्नि के देवता शायद होंगे इसमें। दूसरा सही है, पहला गलत, तो ऑप्शन आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। जो दोस्तों अकबर है दोस्तों, ये अकबर दोस्तों, इन्होंने जहांगीरी महल बनवाया था आगरा में। ये दोस्तों आगरा में स्थित है जहांगीरी महल, अकबर ने बनवाया था। जहांगीरी महल अकबर ने बनवाया था। और ये जहांगीर है, ये मोती मस्जिद लाहौर में बनी हुई है। और ये शाहजहाँ है दोस्तों, इन्होंने ये शालीमार बाग लाहौर में बनवाया था। औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद, ये भी लाहौर में। तो दोस्तों ये वाली 2 है, और ये लास्ट वाली ये कहाँ स्थित है? लाहौर में। और जो जहांगीरी महल है ये आगरा में स्थित है। अब इनके मिलान हो गए 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन सी में देखें, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 93 नंबर का प्रश्न है, इसे देख लेते हैं, इसमें कौन सा कथन सही होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी के लिए राशि को 1100 से बढ़ाकर 1200 करने का निर्णय लिया है। एकदम राइट है जी दोस्तों। जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इसने जो राशि है वो 1100 से बढ़ाकर 1200 कर दी गई है। तो याद रखना, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। दूसरा, यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से माता पिता को दे दी जाएगी। एकदम राइट है दोस्तों, ये माता पिता के खाते में आती है, बच्चों के माता पिता के खातों में दे दी जाती है। दोनों कथन इसमें राइट हो गए, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है 94, G20 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? G20 के संदर्भ में बताना है।
इसमें दोस्तों जो पहला कथन है, पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि की बैठक भारत की अध्यक्षता में वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई है। तो दोस्तों ये पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? ये दोस्तों जो बैठक है जो G20 की पहली, ये दोस्तों कहाँ पर आयोजित की गई है? ये आयोजित की गई बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित की गई, याद रखना, बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित की गई, ना कि उत्तर प्रदेश में। अगला है दूसरा, G20 के लिए अमिताभ कांत को भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है। एकदम राइट है दोस्तों, अमिताभ कांत को भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है G20 बैठक के लिए। दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ये की थी 1814 में। कब की थी? 1814 में। ऑप्शन बी राइट होगा, 1814 में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था? एक मेडिसिन मिशन 1939 की बात हो रही है, त्रिपुरी अधिवेशन की बात हो रही है, त्रिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था उसकी। तो ये पार्टी है, उसने किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था? तो भेजा था चीन में। चीन में एक मेडिकल मिशन भेजा था। अगला प्रश्न है, एक तहसील एक उत्पाद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों जो एक तहसील एक उत्पाद योजना है, ये अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। ये दोस्तों एक जिला एक उत्पाद योजना थी, एक जिला एक उत्पाद योजना थी, उसके सफल होने के बाद अब उत्तर प्रदेश ने एक तहसील एक उत्पाद योजना शुरू कर दी है। तो दोस्तों इसमें दे रखा है पहले कथन में भारत सरकार द्वारा की पहल है। ये भारत सरकार की पहल है, तो दोस्तों गलत है। ये यूपी की पहल है। किसकी पहल है? यूपी की। तो दोस्तों पहला तो इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा, एक जनपद एक उत्पाद की सफलता के बाद इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ये वाला सही है दोस्तों, दूसरा सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है। याद रखना, एक तहसील एक उत्पाद योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान का पुरस्कार 2021 मिला है? तो दोस्तों ये किसे मिला है 2021 का पुरस्कार? ये मिला है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान को। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी को पुरस्कार दिया गया है 2021 वाला सरदार उत्कर्ष ICAR संस्थान पुरस्कार। अगला प्रश्न है, ये पुरापाषाण स्थल है और स्थान है, पूछा हुआ है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से जो गलत है उसे हमें बताना है। पहला है भीमबेटका, तो ये मध्य प्रदेश में। आदम की पहाड़ियाँ, आदमगढ़ की पहाड़ियाँ नर्मदा घाटी में। पोटवार का पहाड़ ये दोस्तों पश्चिमी भारत में है, उत्तर पश्चिम भारत में। कहाँ है? उत्तर पश्चिम भारत में। दोस्तों ये वाला गलत हो जाएगा, याद रखना। पोटवार का पठार उत्तर पश्चिम भारत में। कुरनूल ये आंध्र प्रदेश में। डी सही है, बी सही है, ए सही है, लेकिन सी गलत है। सी गलत है, गलत वाला बताना है, तो हम आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पोटवार का पठार ये उत्तर पश्चिम भारत में है, उत्तर पश्चिम भारत में, याद रहेगा। सोन घाटी में उत्तर पश्चिम भारत में है, न कि दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा सही नहीं है? गलत कथन इसमें हमें बताना है। इसमें हमें दोस्तों गलत कथन बताना है। मुगल दरबार के इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा गया है, एकदम गलत है दोस्तों। मुगल भाषा जो है, मुगल दरबार, इसे फारसी भाषा में लिखा गया है। किसमें? फारसी भाषा में लिखा गया है, याद रहेगा। मुगल दरबार है, इसे फारसी भाषा में लिखा गया है। मुगल दरबार का इतिहास फारसी भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों पहला ही गलत हो जाएगा, पहला गलत है। हमसे प्रश्न में नहीं कथन पूछा हुआ है कौन सा गलत है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है, मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, ये वाला सही है दोस्तों। पांडुलिपियों का मतलब होता है हाथों से लिखी गई भाषा, हाथों के द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों दूसरा सही है, पहला गलत है। आंसर क्या होगा? केवल एक गलत है, केवल एक गलत है। आंसर ए ऑप्शन राइट होगा, केवल एक गलत है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश किस राज्य में दिया था? जो दोस्तों महात्मा गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने पहला उपदेश कौन से राज्य में दिया था? तो वो दिया था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में दिया था। तो ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं।
उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें, जो उत्तर प्रदेश है उसमें दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में, वाराणसी के पास है सारनाथ में। और वो भी कहाँ दिया था? हिरण्य पार्क में, हिरण्य पार्क में दिया था। हिरण्य पार्क सारनाथ में उत्तर प्रदेश में दिया था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथनों दिए गए, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसमें से बताइए कौन सा इसमें सही होने वाला है। पहला है त्रिपक्षीय संघर्ष चालुक्य, सातवाहनों और पालों के मध्य हुआ था। तो दोस्तों याद रखना, जो त्रिपक्षीय संघर्ष है दोस्तों वो पालों के और प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। पालों के और राष्ट्रकूटों के और प्रतिहार, पालों प्रतिहार राष्ट्रकूट, पालों प्रतिहार राष्ट्रकूट, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। तो दोस्तों ये वाला गलत हो जाए, याद रखना। और ये कन्नौज के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? कन्नौज के लिए। तो चालुक्य इसमें शामिल नहीं थे और सातवाहन भी शामिल नहीं थे। आंसर क्या होगा इसमें? पाल और प्रतिहार राष्ट्रकूट, याद रखना तीनों को, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कन्नौज शहर पर इस शक्ति का प्रतीक था। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। ये वाला सही है, कारण आर सही है, ए गलत है। तो आंसर क्या होगा? ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन डी राइट होगा, ए सही है, आर गलत है। सॉरी, ए गलत है, आर सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना किस तिथि को शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश की जो नगर निर्माण योजना है वो किस तिथि को शुरू की गई थी? तो दोस्तों याद रखना, ये 27 जुलाई 2022 को शुरू की गई थी। 27 जुलाई 2022 को शुरू की गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिशन कुशल कर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोस्तों कौन सा कथन सही है? पहला है, ये मिशन कुशल कर्मी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। एकदम गलत है दोस्तों, ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, योजना के तहत कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों ये वाला इसमें गलत है। दोस्तों इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, ना कि कोविड-19 के द्वारा माता पिता खोने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। दोनों गलत है। तो आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी राइट होगा, ना तो एक और ना ही दो, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, एक तरफ दे रखे अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन दे रखे हैं और पूछा गया सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। इनका दोस्तों मिलान कर लेते हैं। पहला है जॉर्ज यूल जो है दोस्तों, इन्होंने इलाहाबाद का जो है जॉर्ज यूल, इन्होंने इलाहाबाद का अधिवेशन किया था। इलाहाबाद का अधिवेशन किया था, वो भी कब किया था इलाहाबाद का अधिवेशन? तो याद रखना, इलाहाबाद का अधिवेशन इन्होंने किया था 1888 में। 1888 में इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था। अगला है रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त ने ये लखनऊ का अधिवेशन किया था। लखनऊ का अधिवेशन ये 1899 में किया था। इन्होंने 1899 में किया था, याद आएगा। 1899 में रमेश चंद्र दत्त ने किया था लखनऊ अधिवेशन। अगला है गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने वाराणसी का किया था। वाराणसी में कब हुआ था? तो वाराणसी में 1905 में हुआ था। 1905 में वाराणसी में हुआ था। सरोजिनी नायडू ने ये कानपुर का किया था। कब किया था? 1905 में। कानपुर का 1905 में। ये दोस्तों इनके मिलान हो गए और इनकी डेट भी मैंने बता दी है, नोट कर लीजिएगा इनकी डेट। जॉर्ज यूल इलाहाबाद 1888, रमेश चंद्र दत्त लखनऊ 1899, गोपाल कृष्ण गोखले वाराणसी 1905, सरोजिनी नायडू कानपुर और ये किया था 1925 में। इसका आंसर दोस्तों क्या राइट हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 2 3 1। 4 2 3 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अभिकथन ए और कारण आर, दो कथन दे रखे हैं, बताना है इसमें कौन सा या कौन सा सही होगा, क्या आंसर होने वाला है। पहला प्रश्न है, परिवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राजा बनाने वाले बालों के रूप में जाना जाता है। यानी कि सैयद बंधु हैं वो राजा बनाने वाले, यानी कि किंग मेकर की भूमिका सैयद बंधुओं ने निभाई थी। तो दोस्तों एकदम राइट है।
जो किंग मेकर थे वो सैयद बंधु थे, हसन अली और हुसैन अली। एकदम राइट हो। दूसरा है कारण मुगल साम्राज्य इतना विशाल एवं बोझिल हो गया था कि उसे किसी कमजोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षतापूर्ण प्रशासित नहीं किया जा सकता। एकदम राइट है दोस्तों, ये भी इसमें क्या है दोस्तों, ये भी राइट है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन सी, ए आर दोनों सही हैं परंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी राइट, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग ने निम्नलिखित में से किसे प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग के साथ किसके साथ एक प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन किया है, तो वो किया है क्यू के साथ। किसके साथ, कू के साथ, कू याद रहेगा। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो केवीआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो है मनोज कुमार, मनोज कुमार है, याद रहेगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही है। हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच व्यापार हेतु लोथल एक विक्रय केंद्र था। एकदम राइट है। दूसरा है, धौलावीरा सिंधु घाटी के सभी शहरों में सबसे बड़ा था। तो दोस्तों दूसरा गलत है। जो सिंधु घाटी है उसका सबसे बड़ा शहर मोहनजोदारो था। मृतकों का टीपा, जो मृतकों का टीला है मोहनजोदारो, वो था। तो दूसरा गलत हो जाएगा, याद रखना मोहनजोदारो सबसे बड़ा शहर था। दूसरा गलत है, पहला सही है। तो आंसर क्या होगा, केवल एक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी मनसबदार को पद और उसका वेतन उसके जात से स्वतंत्र होते। तो दोस्तों ये वाला गलत है। जो किसी मनसबदार था या उसका पद था, तो दोस्तों वो जात से स्वतंत्र नहीं थी। उन्हें दोस्तों मनसबदार के लिए अपना वेतन प्राप्त करना था, तो उन्हें क्या दी जाती थी, जागीरें दी जाती थी। जागीरों पर उन्हें लगान वसूलना था। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, 5 भागों में लिखे गए अबुल फजल के अकबरनामा का प्रत्येक भाग एक विशिष्ट पहलू है। तो दोस्तों हमारा दूसरा भी कथन गलत है। इसमें क्या गलत है, क्यों दोस्तों इसमें तीन भाग थे। कितने भाग थे, 3, 5 भाग नहीं थे, 3 भाग थे। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। दूसरा क्यों गलत है, इसमें दोस्तों 3 भाग थे, 5 भाग नहीं थे, 3 भाग थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ना तो एक ना ही दो, ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलिंद पनो का लेखक कौन है। मिलिंद पनो के लेखक है नागसेन। नागसेन ने लिखी है मिलिंद पनो। मिलिंद पनो ये लिखिए नागसेन ने। अगला प्रश्न है, उत्पल वंश का संस्थापक कौन था। तो ये थे अवंती वर्मन। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन थे, याद रहेगा अवंती वर्मन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए 5 वर्ष का रोड मैप तैयार किया है। एकदम राइट है दोस्तों, पहला इसमें सही है। दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों की करीब 95 लाख महिलाओं को समूह और रोजगार से जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों ये दूसरा हमारा गलत है। क्यों दोस्तों, इसमें 66 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा। कितनी, 66 लाख, 95 लाख नहीं है, इसमें 66 लाख है। कितनी है, 66 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा। याद रखना 66 लाख, आंकड़ा याद रखना है इन्हें, 66 लाख महिलाएं। अगला है, निर्मित रोड मैप के तहत उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों के भीतर 10 लाख से अधिक नए आजीविका क्लस्टर बनाए जाएंगे। दोस्तों ये तीसरा भी गलत है। तीसरा क्यों गलत है, जो दोस्तों नए आजीविका है वो कितने हैं, तो दोस्तों वो हैं 5,50,800 है, 868 हैं। कितने हैं दोस्तों, 5,50,868। 10 लाख नहीं है, 5,50,868 है, ना कि 10 लाख। ये भी गलत है दोस्तों। प्रश्न के आंकड़े याद रखने हैं, आपसे आंकड़े पूछे गए हैं, यहाँ पर भी आंकड़े, यहाँ पर भी आंकड़े हैं दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, ये हमारा इसमें जो पहला भी सही था, दूसरा गलत था। यहाँ पर जो कितने 66 लाख थे, यहाँ पर हमारा 66 लाख है इसमें, और इसमें कितने 5,50,868 है इसमें। अगला है चौथा, मिशन द्वारा 5 वर्ष के रोड मैप के लक्ष्य को 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष के समूह में बांट दिया गया। ये चौथा भी सही है
दोस्तों पहला और चौथा सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। 1 और 4 सही है, 1 और 4 सही है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है 28 फरवरी। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस। तो इसका मिलान कर लेते हैं, क्या मिलान हो जाएगा इसमें? तो दोस्तों हमारा मिलान ऐसे हो जाएगा इसमें कि इसमें मिलान हो जाएगा 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस, और 28 फरवरी को ये मनाया जाता है विज्ञान दिवस, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो दोस्तों हमारा डी पर 1 दे रखा है, तो डी पर 1 ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसान आंदोलन पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। जो हमारे किसान आंदोलन हुए उनके संदर्भ में दोस्तों हमें इनकी डेट का पता होना आवश्यक है। पहला है दोस्तों हमारा एका आंदोलन। एका आंदोलन ये 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। दूसरा है दोस्तों अखिल भारतीय आंदोलन, ये हुआ था 1936 में। अखिल भारतीय आंदोलन ये 1936 में हुआ था। तीसरा है उत्तर प्रदेश किसान सभा, ये हुई थी 1918 में। 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा। और अवध किसान सभा ये हुई थी 1920 में। 1920 में अवध किसान सभा, याद रखेंगे 1920 में अवध किसान सभा। एक आंदोलन 1921, अखिल भारतीय किसान सभा 1936, उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918, अवध किसान सभा 1920। अब इनको कालक्रम में लगाते हैं। पहले पे आएगा हमारा उत्तर प्रदेश, उसके बाद आएगा हमारा अवध, उसके बाद आएगा एका, फिर आएगा जो है अखिल भारतीय सभा। तो पहला, तीसरा, चौथा, पहला। तीसरा चौथा पहला देख लेते हैं, किस आंसर में दे रखा है। तीसरा तीसरा चौथा पहला, तीसरा चौथा पहला, दूसरा ऑप्शन ए में देखा था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न के कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है महात्मा गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औद्योगिकरण का समर्थन किया था। तो दोस्तों ये वाला गलत है। दोस्तों महात्मा गांधी ने ग्रामीण और जो औद्योगिकरण का समर्थन नहीं किया था। इन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे। तो दोस्तों ये भी गलत है। क्यों? इसमें जो जवाहरलाल नेहरू है वो आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास करते थे, जो आधुनिक राज्य है उसकी शक्ति में विश्वास करते थे। दोनों गलत हो जाएंगे, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने किसके साथ एक समझौता हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर प्रदेश ने किसके साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों वो किए हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस 3 जुलाई को मनाते हैं, 3 जुलाई को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध परिसरों से संबंधित निम्नलिखित स्थलों को कार्यक्रम में लगाइए। इन्हें कार्यक्रम में काल के क्रम में लगाना है। तो दोस्तों ये काल के क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा? राजगृह। राजगृह में इन्होंने क्या की थी? जो बौद्ध हैं इन्होंने पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा? उसके बाद आएगा वैशाली, फिर उसके बाद पाटली में, फिर कश्मीर में। ये इनकी बौद्ध संगति हुई थी। यानी कि राजगृह में ये हुई थी अशोक के समय, अजातशत्रु के समय। वैशाली में ये हुई थी काला अशोक के समय, और पाटलिपुत्र में अशोक के समय, और कश्मीर में ये हुई थी कनिष्क के समय। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? 1, तीसरा, दूसरा, चौथा।
एक, तीसरा, दूसरा, चौथा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध संगति क्रम में लगानी थी। अगला प्रश्न है, हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो हम्पी है उसके संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही है? हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, एकदम राइट है। महानवमी त्योहार हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक था, ये भी सही है। दोस्तों इसमें दोनों सही है तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, जैन शब्द की उत्पत्ति जिन से हुई है, जिसका अर्थ आत्मा है। तो दोस्तों याद रखना, जिन का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है इसका अर्थ? तो होता है विजेता। जिन का अर्थ होता है विजेता, ना कि आत्मा। तो दोस्तों पहला गलत हो जाएगा। हमसे प्रश्न में पूछा हुआ है गलत कथन, नहीं कथन, तो पहला तो गलत हो गया। त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी, तो दोस्तों दूसरा सही है। इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। केवल एक गलत है, केवल एक हमारा गलत है। याद रखना, जिनका अर्थ होता है विजेता। जिनका अर्थ क्या होता है? विजेता। त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी, ये वाला इसमें राइट है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? गढ़वाल वंश का संस्थापक तो ये थे चंद्रदेव। चंद्रदेव गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट PGID 2019-20 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट 2019-20 की रिपोर्ट के बारे में पूछा हुआ है। पहला कथन है, ये उत्तर प्रदेश के मथुरा और औरैया जिले स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन में अग्रणी है, एकदम राइट है दोस्तों। पहला तो इसमें एकदम राइट है। दूसरा है, इसे स्कूल और शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों ये वाला गलत है। क्यों गलत है? इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। केंद्रीय, ना कि उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्रालय। इसमें केंद्रीय वाला है, राज्य वाला नहीं है। दूसरा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? केवल एक सही है। याद रखेंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। आंसर केवल इसमें एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में 13 एक्सप्रे वाला पहला राज्य केंद्र शासित बन गया है? तो वो बन गया है कौन? उत्तर प्रदेश। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा इसमें यूपी है। कौन सा है? यूपी बन गया है, यूपी, ना कि इसमें ऑप्शन में यूपी है नहीं, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश है, याद रखना उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, अवध के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने मुगल साम्राज्य में अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी? जो दोस्तों मुगल साम्राज्य उसमें स्वतंत्रता शहादत खान ने घोषित की थी। किसने? शहादत खान ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए और उनको कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दोस्तों हमसे संधियां पूछ ली गई हैं। तो दोस्तों बात करें इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में। श्रीरंगपट्टम की संधि, तो दोस्तों श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 में हुई थी। कब हुई थी? 1792 में। और मंगलौर की संधि तो ये हुई थी 1784 में। 1784 में। और अमृतसर की संधि ये हुई थी 1838 में। 1838 में अमृतसर की संधि हुई थी। अब इनको कार्यक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले 1792 फर्स्ट, फिर उसके बाद आएगा श्रीरंगपट्टम की संधि, उसके बाद आएगा मंगलौर की संधि 1784, फिर श्रीरंगपट्टम की संधि 1792, अमृतसर की संधि 1838 में। तो क्या आंसर में सही हो जाएगा? पहला तीसरा दूसरा, पहला तीसरा दूसरा, पहला तीसरा दूसरा ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर इसमें हो जाएगा। पहला तीसरा दूसरा चौथा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो दोस्तों ये किस विभाग ने मातृभूमि
योजना के दिशा निर्देश जारी किए हैं? ये किए हैं पंचायती राज विभाग ने। पंचायती राज विभाग ने, ऑप्शन बी राइट होगा, पंचायती राज विभाग। अगला प्रश्न है, नारी को नमन योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई, हिमाचल प्रदेश द्वारा नारी को नमन योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, महात्रिशला संकट और रथमूसल नवीन सैन्य अभ्यास सैन्य हथियार का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों 129 प्रश्नों का आंसर होगा ऑप्शन बी अजात शत्रु। किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा महाशिलाकंटक और रथमूसल सैन्य अभ्यास जो सैन्य हथियार थे इसका प्रयोग किया गया था अजात शत्रु के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है वो देख लेते हैं। इसमें दोस्तों पहला है, कॉर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी अपने बाएं हाथ की हथेली को छाती के विपरीत रखकर सिर झुकाते थे। तो दोस्तों ये भी गलत है। दोस्तों इसमें बाएं हाथ नहीं, दाएं हाथ की हथेली को रखते थे। किसको रखते थे? दाएं हाथ की हथेली को। इसमें दोस्तों बाएं दे दिया गया है लेकिन दाएं हाथ की हथेली रखते थे। किसको रखते थे? दाएं हाथ की हथेली। कॉर्निश में दाएं हाथ की हथेली रखते थे। ये पहला गलत है। दूसरा है, तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से था। तस्लीम का जो तात्पर्य है वो किससे था? समर्पण से था। दूसरा सही है। आंसर क्या होगा? केवल सी सही है। केवल सी सही है, केवल दो सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। याद रखना, बाएं की जगह दाएं आएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन ए कारण आर। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य साम्राज्य में उज्जैनी, सुवर्णगिरी, तौसली और तक्षशिला जैसे कम से कम 4 प्रांत थे। एकदम राइट है दोस्तों, पहला इसमें सही है। दोस्तों ये दूसरा है, इसमें मौर्य प्रशासन ने प्रांतीय प्रशासन पर जोर दिया था। ये भी सही है दोस्तों, इसमें दोनों सही है। जो मौर्य साम्राज्य है उसने प्रांतीय प्रशासन पर जोर दिया था। उसमें प्रांत कौन कौन से थे? जैसे उज्जैनी है, सुवर्णगिरी है, तौसली है, तक्षशिला है, जैसे कम से कम 4 प्रांत थे। तो दोस्तों ये भी सही है, दूसरा भी सही है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, चंद्रावर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो चंद्रावर का युद्ध है, चंद्रावर का युद्ध, उसके संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है? दोस्तों ये चंद्रावर का युद्ध 1194 में हुआ था। यह युद्ध गढ़वाल वंश का अंतिम युद्ध था। एकदम राइट है। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ाया गया था। ये भी सही है, दोनों सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया है? तो ध्रुव सेन सिंह को। ध्रुव सेन सिंह को चुना गया है। ऑप्शन सी राइट होगा 133 का, ध्रुव सेन सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अगस्ता मलाया बायोस्फीयर रिजर्व के लिए स्थानिक है? कौन सी प्रजाति है? तो वो है चैन कुरुंजी। चैन कुरुंजी ये क्या है? अगस्ता माला बायोस्फीयर के लिए स्थानिक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था? तो संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन ये किसकी अध्यक्षता में शुरू हुआ था? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी राइट होगा, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय युद्धबंदियों की एक सेना थी। एकदम राइट है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह के द्वारा की गई थी, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। ये भी सही है दोस्तों, दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन बी राइट होगा, 1 और 2 दोनों। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग को परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है? जो दोस्तों कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग को बदलने के लिए? तो दोस्तों याद रखना, किसको शुरू किया गया है? तो वो किया गया है प्रज्ञान पहचान पहुँच। प्रज्ञान पहचान पहुँच, ऑप्शन बी राइट होगा, 1 2 3। प्रज्ञान पहचान पहुँच, 1 2 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान खबरों में रहा, यह स्थित है। तो हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये खबरों में रहा है। तो दोस्तों ये करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है। याद रहेगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण ये कब किया था? ये नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में किया था तैमूर ने भारत पर आक्रमण। अगला प्रश्न है, चिश्ती परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? चिश्ती परंपरा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सूफी संतों को तीर्थ यात्रा जिसे जियारत कहा जाता समूचे इस्लामी जगत में प्रचलित था। एकदम राइट है। जो दोस्तों तीर्थ यात्रा थी वो सभी इस्लामी जगत में प्रचलित था। एकदम राइट है। दूसरा है, चिश्ती नगद और वस्तु के रूप में दान स्वीकार करते थे। यानी कि जो चिश्ती हैं वो नगद और वस्तु के रूप में वेतन जो थे दान लेते थे। दोस्तों ये भी सही है। दोनों सही है तो ऑप्शन भी राइट होगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में अशोक के प्रशासन में प्रतिवेदकों ने राजा को जनमत की राय से अवगत कराया था। एकदम राइट है। कौटिल्य ने राजा द्वारा स्थानीय नामक मुख्यालय स्थापित करने की अनुशंसा की है। ये भी सही है। दोनों सही है तो आंसर बी ऑप्शन राइट होगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, अकबर की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अकबर की विजय को काल के क्रम में लगाना है। मालवा विजय ये 1560-62 में हुई थी। मालवा विजय ये 1560-62 में हुई थी। 1560-62 में हुई थी। चित्तौड़ विजय ये 1568 में हुई थी। चित्तौड़ विजय 1568 में। और कांधार विजय ये हुई थी 1595 में। 1595 में कांधार विजय 1595 में। हल्दी घाटी ये 1576 में हुई थी। हल्दी घाटी ये 1576 में हुई थी। हल्दी घाटी की विजय 1576 में हुई थी। इनके कार्यक्रम में लगा लेते हैं। तो पहले आएगा तीसरा पहला चौथा। तीसरा पहला चौथा ऑप्शन बी में दे रखा है तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखना ये कहाँ किया गया है? तो ये IIT हैदराबाद में किया गया। IIT हैदराबाद में किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों ने शहरी प्रकृति आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया है? तो दोस्तों शहरी प्रकृति आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये किया है WRI भारत और NIUACQ 2-3 ने किया है। 2-3 ऑप्शन सी में दे रखे तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में पहली बार समानांतर सरकार की स्थापना किसने की? तो वो की थी चित्तू पांडे ने। किसने की थी? चित्तू पांडे ने की थी। कहाँ की थी? बलिया में। बलिया में सरकार बनाई थी। बलिया में। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। गवर्नर नीति दे रखी है। पहली है वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग इन्होंने घेरी की नीति। और लॉर्ड वेलेस्ली सहायक नीति। लॉर्ड डलहौजी वेगवत नीति। और लॉर्ड लिटिल प्राउड रिजर्व नीति। ये इनकी नीति हो गई और इनके ये सही सुमेलित हो गए। आंसर क्या होगा? सी पर 4 और डी पर 3। सी पर 4 डी पर 3 ऑप्शन बी में दे रखा है तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के
लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है। ओडिशा सामान्य श्रेणी के राज्यों में प्रथम स्थान पर, एकदम राइट है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सबसे निचले 5 राज्यों में शामिल है, ये भी सही है। दोस्तों दोनों सही, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया है। किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया है, तो दोस्तों ये किया है गूगल ने। किसने किया है, गूगल ने। गूगल ने स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गूगल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया। हाइडे स्पीच का युद्ध ये 326 में लड़ा गया था। 326 में लड़ा गया था सिकंदर और पोरस के बीच। अगला प्रश्न है, अकबरकालीन भूमि के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन इसमें सही है। पहला कथन है, पोलज ऐसी भूमि थी जिस पर क्रमिक रूप से फसल होती थी और उसे कभी भी परती नहीं रहने दिया जाता था, एकदम राइट है दोस्तों। जो पोरज भूमि थी, पोलज, उसमें हर साल भूमि होती थी और वो कभी भी खाली नहीं रहती थी, पहला सही है। परौती ऐसी भूमि थी जिसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में खेती नहीं की जाती थी, ये भी सही है। जैसे कोई भूमि है तो दोस्तों उसमें उर्वरता को बनाने के लिए कभी कभी खेती नहीं की जा सकती थी, उसे क्या कहते थे, परौती कहते थे, परौती। चाचर भूमि की बात करें तो चाचर ऐसी भूमि थी जिसे 3-4 वर्षों के लिए परती छोड़ दिया था, एकदम राइट है। और जिस भूमि पर 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जाती थी उससे बंजर कहते थे, ये भी सही है। दोस्तों इसमें चारों सही है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 1, 2, 3 चारों सही हैं। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के हमारे 150 प्रश्न जो हमने पूरे अच्छे से कर लिए। अब दोस्तों आपको इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगा। इसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड करा दूंगा आपको। ये इसके बारे में इसकी व्याख्या दे रखी है, आप इसे व्याख्या को अच्छे से पढ़ लेना। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, हमने 150 प्रश्नों को अच्छे से किया है। अब दोस्तों आपको 150 प्रश्नों के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके प्रश्न कितने सही गए और कितने गलत। आपको क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी क्लास को अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।